This video presents advanced material presenting the revolution in macroeconomics that has developed over last few decades. These ideas are exciting and controversial. When introduced, each seemed as if it would forever change macroeconomics in both teaching and practice. The ideas contradict traditional ADAS model, and this is the real business cycles. Basically, in this video, I will be talking about the real business cycle theory. Real business cycle are fluctuations. बेसिकली क्या है? फ्लक्चुएशंस हैं जो जेनरेट होती हैं शॉक्स के द्वारा। और शॉक किस तरह के शॉक्स होते हैं? जैसे प्राइस शॉक, सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई ऑल ऑफ ए सडन पेट्रोलियम सप्लायर्स के द्वारा कम कर दिया जाना, तो वो एक सप्लाई शॉक की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे जो शॉक्स होते हैं वो बेसिकली फ्लक्चुएशंस को जेनरेट करते हैं और उनसे क्रिएट होती है रियल बिजनेस साइकिल्स। द प्रोसेस दैट क्रिएट बिजनेस साइकिल्स are set in motion by events or disturbances that change the equilibrium level of output and employment in individual markets and economy as a whole. तो ADAS अप्रोच के थ्रू जो इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है मार्केट में, उस इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस होती है बिकॉज ऑफ दीज शॉक्स, और जिससे फ्लक्चुएशंस क्रिएट होती हैं और स्टार्ट होती है रियल बिजनेस साइकिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टरबेंसेस जो हैं वे हैं इक्विलिब्रियम बिजनेस साइकिल थियरिस्ट के द्वारा जो बताई गई हैं, वो है शॉक्स टू प्रोडक्टिविटी या सप्लाई शॉक्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, या फिर शॉक्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अ प्रोडक्टिविटी शॉक चेंजेस द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि उतने ही इनपुट्स के साथ में अब ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। साथ ही सप्लाई शॉक्स होते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कॉज स्ट्रॉन्ग चेंजेस इन सप्लाई, जिसकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं, और सप्लाई में चेंजेस की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो भी चेंज होता है। अब इस वीडियो में एक इकोनॉमी की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं आइलैंड इकोनॉमी, और उसकी हेल्प से ही हम रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। एन आइलैंड इकोनॉमी, यहाँ ये अज्यूम किया जाता है दैट ऑल मेन और वुमेन आर आइलैंड्स बेसिकली, यानी जितने भी मेन एंड वुमेन हैं किसी इकोनॉमी में, दे आर बेसिकली आइलैंड्स। और इंडिविजुअल आइलैंड्स जो हैं उन पर प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देयर आर आइलैंड्स। उन सबको यहाँ पे हमने Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 इस तरीके से हमने डिपिक्ट किया है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द इकोनॉमी। और ये पूरा जो सी है जिसके अंदर ये आइलैंड्स हैं, ये सारा दिस इज द इकोनॉमी बेसिकली in this set of the problem. यहाँ यू कैन सी के मार्केट जो हैं ये यहाँ पे इसमें Z क्या है बेसिकली, ये गुड्स हैं। गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर प्रोड्यूस हुए हैं। तो एक आइलैंड जो है उसको हम एक लोकेशन मान लेते हैं। तो Z यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है या तो कोई एक गुड किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रोड्यूस हुआ है, या फिर वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड है, या फिर एक बास्केट ऑफ गुड को भी हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए PTZ बेसिकली क्या है? PTZ है प्राइस ऑफ अ गुड और अ टाइप ऑफ गुड जो कि किसी लोकेशन पर, या तो Z टाइप का गुड है वो, या फिर Z लोकेशन पर वो प्रोड्यूस हुआ है इन पीरियड T। सो ये PTZ क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रोड्यूस हुए जो गुड्स हैं किसी एक टाइम पीरियड में, उनका प्राइस। और PTZ अपॉन PTZ डैश is the relative price of goods of type or location Z to goods of type Z dash। तो अगर सपोज यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ है Z1 पर, उनका प्राइस हो गया सपोज PZ1, यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ है उनका प्राइस हो गया PZ2। इन इनका रेशो अगर हम यहाँ सेट कर लें, सो वी गेट, इनका रेशो अगर यहाँ सेट कर ले तो वी गेट द रिलेटिव प्राइस बेसिकली। तो ये रिलेटिव प्राइस है यहाँ पर, ये जो दिया गया है। पीटी क्या है? पीटी जनरल प्राइस लेवल है, यानी ये जितने भी पीजेड्स हैं,
PZ1, PZ2, PZ3, whatever, जितने भी PZ3, PZ2, प्राइसेस जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके, उन सबका एवरेज है बेसिकली, यानी PZ1 प्लस PZ2 प्लस डैश 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 PZN अपॉन N. तो दिस गिव्स अस PT. सो ये बेसिकली एवरेज प्राइस है। यहाँ इस पूरा जो हमारा, जो हम ये स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं एक आइलैंड इकोनॉमी का। अब आगे देखिए द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में के टी माइनस वन जेड इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड टी इन द मार्केट जेड। टी माइनस वन क्यों कहा? क्योंकि पिछले सेशन का, पिछले पीरियड का बेसिकली उसको हम टी माइनस वन कहेंगे। उसका जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो इस पर्टिकुलर पीरियड के जो करंट टाइम पीरियड है उसके स्टार्टिंग में स्टॉक ऑफ कैपिटल वो इंश्योर करता है प्रोडक्शन को। Then output in period T can be given by YTZ, which is a function of capital and labor in the current time period and capital that was present at the end of the last time period. So this is the output that is produced in any time period. Now total revenue can be calculated if we multiply this output with the prevailing prices in location Z during time period T. फिर से समझिए कि रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे किसी एक लोकेशन Z के जो प्राइस है किसी टाइम पीरियड T में, तो हमें रेवेन्यू मिल जाएगा और हम YZ की जगह हम ये पूरा फंक्शन भी लिख सकते हैं। सो इस तरीके से हमें रेवेन्यू मिल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी इंडिविजुअल्स लोकेशन Z पर रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। और रियल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी रेवेन्यू की किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर इन रिलेशन टू द एवरेज प्राइस PT। तो अगर हम जो प्रिवेलिंग प्राइस है किसी एक लोकेशन में PTZ उसको डिवाइड कर दें जो एवरेज प्राइस है उससे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आउटपुट है आउटपुट के साथ में, तो अब हमें रियल वैल्यू ऑफ रेवेन्यू मिल जाएगी इससे। तो टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलर्स फ्रॉम सेल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वांटिटी विद लोकल प्राइस। तो लोकल प्राइस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये रेवेन्यू अर्न हो गया। लेकिन people typically shop at different locations and the variable of interest to them will be PT। तो अलग अलग लोकेशन पे लोग क्योंकि परचेज करते हैं, जरूरी नहीं अपनी ही लोकेशन पर प्रोड्यूस गुड्स को परचेज करेंगे। डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं उन पर प्रोड्यूस गुड्स को भी वो परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है PT यानी एवरेज प्राइसेस क्या हैं, उसके रिलेशन में लोकल प्राइसेस को वो कंपेयर करेंगे। रिलेटिव प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा रियल रेवेन्यू। इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइसेस। तो अगर रिलेटिव प्राइस जो है उसमें इंक्रीज हो जाए, रिलेटिव प्राइस को हम कहते हैं कि PTZ अपॉन PT। तो रिलेटिव प्राइस क्या है? यानी लोकेशन जो है इंडिविजुअल लोकेशन Z उस पर जो प्राइस है प्रिवेलिंग प्राइस है किसी टाइम पीरियड में, उसको डिवाइड करते हैं हम एवरेज प्राइस से, तो ये हमें मिल जाता है रिलेटिव प्राइस। और अगर ये इंक्रीज हो जाए तो इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी इकोनॉमी में। पहला ये कि जो वहां इकोनॉमिक एजेंट्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं वो उस प्राइस राइज को टेम्परेरी मान लें या फिर वो उसको परमानेंट मानते हैं। अगर वो मानते हैं कि टेम्परेरी है ये प्राइस राइज जो है, तो उनका जो बिहेवियर होता है प्रोड्यूसर्स का वो डिफरेंट होता है। अगर वो उसको परमानेंट राइज मान लें तो फिर डिफरेंट होगा उनका बिहेवियर। तो उनके जो डिसीजंस हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो इस प्राइस राइज को, जो ये रिलेटिव प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है वो इसको टेम्परेरी मान रहे हैं या फिर परमानेंट राइज मान रहे हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द अबाउट टू केसेस इज डिफरेंट।
नाउ सी, अगर वो टेम्परेरी इसको मानते हैं, इफ दे कंसिडर द रिलेटिव प्राइस राइज एज टेम्परेरी, तो वो कैसे बिहेव करते हैं उसको देखिए। कीपिंग द फिजिकल आउटपुट कांस्टेंट, फिजिकल आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ रिलेटिव प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गया, वैल्यू ऑफ सेल्स तो हायर हो जाएगी ना, क्योंकि वैल्यू ऑफ सेल्स क्या था, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट फॉर पीरियड जेड, सॉरी लोकेशन जेड। तो फिजिकल आउटपुट चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि प्राइस चेंज हो गया, रिलेटिव प्राइस, अगर रिलेटिव प्राइस की टर्म्स में हम इसे लिखें तो हम लिखते हैं पी टी जेड अपॉन पी टी, एंड दिस वाज मल्टीप्लाइड बाय वाई टी जेड। ये था रिलेटिव प्राइसेस से मल्टीप्लाई करने के बाद में रेवेन्यू, यानी रियल रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं। तो यहां अगर अब इसमें देखें, रिलेटिव प्राइस इंक्रीज हो गया है, फिजिकल प्रोडक्ट सेम रहा है, तो रियल रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गया ना। इसको ऐसा फील कीजिए, दिस इज सिमिलर टू अपवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन स्केड्यूल, जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वही शिफ्ट हो गया हो, या प्रोडक्शन कर्व जो है वही अपवर्ड शिफ्ट हो गया हो, यानी सेम लेवल फिजिकल प्रोडक्ट का ऐसा लग रहा है कि जैसे फिजिकल प्रोडक्ट ही एक्चुअल में बढ़ गया हो, लेकिन बढ़ा क्या है, रिलेटिव प्राइसेस बढ़े हैं। दिस कोरस्पॉन्ड्स टू अ प्रोपोर्शनल शिफ्ट इन लेबर्स मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अगर लेबर का इंक्रीज हो जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसके जैसा है ये, यानी कि एक्चुअल में जैसे ये आउटपुट जो है ये किसकी वजह से इंक्रीज हुआ हो जाता है, आउटपुट अगर हम इनपुट्स को इंक्रीज करें उससे भी बढ़ सकता है। अगर इनपुट सेम हम रख रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, हम कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया है। इफ वी हैव सेम इनपुट बट हायर आउटपुट, तो ऐसे में क्या होगा, हम कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया है, किस चीज का, लेबर का या कैपिटल का, जो भी हमारा इनपुट है उसका। अब यहाँ इंक्रीज तो हुआ रिलेटिव प्राइस, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया हो। प्रोड्यूसर्स डू रिस्पॉन्ड एंड एडजस्ट टू दिस चेंज, तो प्रोड्यूसर भी उसी तरीके से चेंज करते हैं अपने बिहेवियर को। अगर वर्कर्स को ये लगता है, यानी लेबर क्लास को ये लगता है, वर्कर्स को लगता है कि ये शिफ्ट जो है टेम्परेरी है, उनको लगता है ये टेम्परेरी है, रिलेटिव प्राइस में इंक्रीज जो हुआ है लोकेशन जेड पर, लोकेशन जेड पर जो इंक्रीज हुआ है वो टेम्परेरी है, तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट पीरियड में ये रिलेटिव प्राइसेस जो है ये वापस हो जाएंगे, वापस अपने प्रीवियस लेवल पर आ जाएंगे। इंक्रीज लेवल टेम्परेरी है, तो वो क्या करेंगे, इसी टाइम पीरियड में वो चाहेंगे कि ज्यादा काम करें, तो वो क्या करेंगे, मोर नंबर ऑफ आवर्स वो काम करेंगे इस पीरियड में। अगर मोर नंबर ऑफ आवर्स काम करेंगे तो आप देखिए कि उनका लेजर जो है, लेजर यानी उनके जो आराम का समय है, वो इस पीरियड में तो कम हो जाएगा, नेक्स्ट पीरियड में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस पीरियड में तो वो काम ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि एल बार टोटल टाइम है, उसमें से एल माइनस हम कर रहे हैं, एल क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, ये क्या है, वर्क आवर्स, कितने घंटे काम करता है, और ये क्या है, ये है उसका टोटल टाइम है एल बार। तो लेजर क्या हो गया, लेजर हो गया उसका ये एल बार माइनस एल, ये लेजर आवर्स हो गए उसके। तो अगर इस टाइम पीरियड में उसको लगता है कि रिलेटिव प्राइसेस ज्यादा हैं और उसको ये बेनिफिट जो मिल रहा है उसको, द लेबर क्लास बिलीव्स दैट दे शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड अर्न द मैक्सिमम, तो वो अपने लेबर आवर्स को इंक्रीज करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, तो लेजर जो है इस टाइम पीरियड में कम हो जाएगा, लेकिन उनकी जो इंक्रीज अर्निंग है, इंक्रीज अर्निंग हो जाएगी इस टाइम पीरियड में, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में दे कैन कंज्यूम मोर लेजर, यानी वो कम आवर्स काम करें और अपनी जो इंक्रीज अर्निंग है उसको कंज्यूम करें। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ आता है वो है, दिस क्रिएट्स अ मॉडल ऑफ इंटरटेम्पोरल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर। इंटरटेम्पोरल सब्सटीट्यूशन क्यों, क्योंकि एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में उन्होंने लेजर को सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब अगर देखें, लेबर उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम में यानी करंट टाइम पीरियड में लेबर आवर्स उन्होंने अपने इंक्रीज कर लिए हैं,
और नेक्स्ट टाइम पीरियड में उन्होंने अपने लेबर आवर्स कम करके अपना लेजर इंक्रीज कर लिया। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये इंटर टेम्पोरल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर की कैटेगरी में आता है, जो बेसिकली क्या है, विच इज द आइडिया बिहाइंड द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। तो ये बिजनेस साइकिल इसीलिए क्रिएट होती है कि जो लेबर है वो कैपेबल होती है शिफ्ट करने में अपने लेजर को और अपने लेबर को और लेजर को। लेकिन ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है अगर वो टेम्परेरी इसको कंसिडर करते हैं, ये जो रिलेटिव प्राइस में इंक्रीज हुआ है तब, अदरवाइज नहीं होगा। अगर वो इसको परमानेंट कंसिडर करते हैं, सपोज नाउ दे कंसिडर कि ये जो रिलेटिव प्राइस में इंक्रीज हुआ है ये परमानेंट है, एक बार रिलेटिव प्राइस में इंक्रीज हो गया तो अब क्या होगा कि जो एक्सपेक्टेड रिलेटिव प्राइस है, एक्सपेक्टेड रिलेटिव प्राइस ही इंक्रीज हो जाएगा। यानी अब क्या है कि अब लेबर ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम पीरियड में रिलेटिव प्राइसेस फिर से फॉल डाउन हो जाएंगे, फिर से डिक्रीज हो जाएंगे, फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। नाउ दे आर कंसिडरिंग कि जो रिलेटिव प्राइस एक बार इंक्रीज हो गए हैं दे विल बी अनचेंज्ड इन द नेक्स्ट पीरियड। तो इसलिए एक्सपेक्टेड रिलेटिव प्राइसेस जो है नेक्स्ट पीरियड के लिए वो इंक्रीज हो गए हैं। हाई प्रोस्पेक्टिव रिलेटिव प्राइस टुमारो कैन इंड्यूस इन्वेस्टर्स। अब क्योंकि रिलेटिव प्राइस नेक्स्ट ईयर हाई रहने वाले हैं तो उससे इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, मोटिवेशन है। दे विल बी इंड्यूस्ड, इंड्यूस मतलब दे विल बी एनकरेज्ड टू इन्वेस्ट नाउ एट हाई रिलेटिव प्राइसेस टुडे। आज की डेट में जो रिलेटिव प्राइस इंक्रीज हुए हैं अब वो उन हाई रिलेटिव प्राइसेस पे भी इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होंगे और पॉजिटिव इफेक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट पे। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट यानी करंट टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हाई रिलेटिव प्राइस रहने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं नाउ दे कंसीडर द प्राइस राइज, रिलेटिव प्राइस राइज टू बी परमानेंट, वो उसको परमानेंट अब मान रहे हैं। प्रोड्यूसर्स परचेज एडिशनल कैपिटल और एक्स्ट्रा कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं मार्केट से, जिससे कि दे कैन कैपिटलाइज ऑन द हायर रिलेटिव प्राइसेस। तो हायर रिलेटिव प्राइसेस जो हुए हैं इस लोकेशन जेड पे उस पर कैपिटलाइज कर सके, यानी कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट वो गेन कर सके। इसके बाद इट ऑल्सो मीन्स कि हाई करंट रिलेटिव प्राइस इज नो मोर एन अपॉर्चुनिटी टू रीप। तो अब जो है ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये करंट टाइम पीरियड में जो हाई रिलेटिव प्राइसेस हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं समझ रहे हैं कि इसमें क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस हाई हैं तो इसमें मैक्सिमम वो इनकम अर्न कर लें इस टाइम पर। नहीं, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट टाइम पीरियड में भी रिलेटिव प्राइसेस हाई रहने वाले हैं तो इसलिए अब वो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना वो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर लें आज की डेट में। और इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आज की डेट में वो कंजम्पशन गुड्स पे स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे उतनी जितने की वो चाहेंगे कि वो जो इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं उन पे ज्यादा स्पेंडिंग करें। तो प्रोड्यूसर्स डिमांड मोर लोकल रिसोर्सेज दो एट हायर रिलेटिव प्राइसेस। तो ज्यादा अब वो रिसोर्सेज को डिमांड करते हैं, लोकल रिसोर्सेज को भी, और वो अदर जो लोकेशंस हैं वहां से भी परचेज करने की कोशिश करते हैं, अदर मार्केट से भी, ताकि वो मैक्सिमम गेन अचीव कर सके इस प्राइस राइज का, जो रिलेटिव प्राइस में इंक्रीज हुआ है। तो इंटर टेम्पोरल सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है यहाँ पे, वीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर परमानेंट है उनका मानना कि उनको लगता है कि रिलेटिव प्राइस राइज परमानेंट है तो इंटर टेम्पोरल चॉइस जो है वो वीक हो जाएगी। लेकिन जब वो परमानेंट की बजाय इसको मानते थे कि वो टेम्पोरेरी है तो उसमें क्या होता था कि इंटर टेम्पोरल ये जो इंटर टेम्पोरल सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो ये एक चेंज आ जाता है प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर में अगर वो कंसीडर करते हैं, तो उनके डिसीजंस में चेंज आ जाता है अगर वो कंसीडर करते हैं कि जो रिलेटिव प्राइस राइज है वो कैसा है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। नाउ अ हायर रिलेटिव प्राइस कैन नॉट परसिस्ट फॉर एवर। ये हमेशा एक बार इंक्रीज हो गया तो हमेशा के लिए इंक्रीज नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार अगर रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उसकी आउटपुट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में। इससे क्या होगा, ऑगमेंटेड सप्लाई ऑफ गुड्स होगी। ऑगमेंटेड सप्लाई ऑफ गुड्स यानी कि एडिशनल सप्लाई आने लगेगी गुड्स की। और इससे क्या होगा कि
डाउनवर्ड प्रेशर एक आएगा रिलेटिव प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर लोकेशन में। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट काफी हुआ, इन्वेस्टमेंट होने की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, जिससे कि आउटपुट बढ़ा। तो क्योंकि वहां लोग उस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर आइलैंड पे, जिसे हमने जेड से डिनोट किया है, वहां आउटपुट ज्यादा होने की वजह से अब रिलेटिव प्राइसेस में एक डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। Thus, the high relative price must persist long enough to generate positive effects on investment. तो high relative prices उतना ही टाइम परसिस्ट करते हैं जब तक कि वो इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट्स ना जनरेट कर दें। और एक बार पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट हुए इन्वेस्टमेंट में, उसके बाद हाई रिलेटिव प्राइसेस का रोल नहीं रहता है, और रिलेटिव प्राइस जो है वो अगेन दे रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल। तो कंपेरेबल हो जाते हैं फिर वो मार्केट प्राइस के। अदरवाइज द इंटर टेम्पोरल सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो जब तक कि रिलेटिव प्राइसेस हाई रहेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए इंड्यूसमेंट रहेगा, और इंटर टेम्पोरल सब्सटीट्यूशन का जो इफेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाउ द बायर्स हु विजिट दिस लोकेशन, उनकी टेंडेंसी अब देख लेते हैं एक बार, लास्ट है इसमें। जो बायर्स इस लोकेशन को विजिट करेंगे, जेड को, जहां रिलेटिव प्राइसेस हाई हैं, यानी कि पी टी जेड अपॉन पी टी इज हाई एक्चुअली, तो वहां वो डिस्करेज्ड है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, राइट, रिलेटिवली हाई प्राइस की वजह से। तो रिलेटिवली हाई प्राइस है, तो वहां उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर आइलैंड पे वो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे, राइट। क्लियरिंग ऑफ द लोकल मार्केट जो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे है वो कैसे होगी? अगेन यू कैन सी हेयर नाउ, जो दिस इज बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड। ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है, यू कैन सी दिस इज कंजम्पशन, दिस इज इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई in location Z in time period T, which is determined by this relative price in time period T, यानी T टाइम पीरियड में रिलेटिव प्राइस और नेक्स्ट पीरियड में रिलेटिव प्राइसेस। और ये RT क्या है? ये बेसिकली दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाई होता है, मींस कि ग्रेटर सप्लाई ऑफ गुड्स टू मार्केट Z। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो ज्यादा होगी, लेकिन रिड्यूस डिमांड फॉर कंज्यूमेबल्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड होगी। वहां पे कंज्यूमेबल्स और इन्वेस्टमेंट की परचेज नहीं करेंगे ये लोग, जो वहां हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो फ्रेश वहां लोग एंटर कर रहे हैं, क्योंकि फ्री एंट्री है उस इकोनॉमी में। तो अदर आइलैंड से या अदर लोकेशन से जो लोग वहां एंटर कर रहे हैं, वो वहां कंज्यूमेबल या इन्वेस्टमेंट गुड्स नहीं परचेज कर रहे हैं। और मार्केट कैसे क्लियर करेगी? मार्केट क्लियर करेगी जब ये एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए कंजम्पशन in location Z plus investment in location Z for given relative price, दिए हुए relative price in टाइम पीरियड टी और रेट ऑफ इंटरेस्ट टी पर। तो ये सॉल्यूशन है बेसिकली रियल बिजनेस साइकिल के मॉडल में, जहां एक आइलैंड इकोनॉमी की हमने बात की है। और अब हम बात करते हैं एक और थियोरी की, जो इससे रियल बिजनेस साइकिल थियोरी से थोड़ी डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं न्यू क्लासिकल बिजनेस साइकिल थ्योरी। और न्यू क्लासिकल बिजनेस साइकिल थ्योरी जो है, उसमें जो मेन, जो उसकी फाउंडेशन जो ले करती है जिस चीज पर, वो है डिवीजन ऑफ लेबर पर। किस पर? डिवीजन ऑफ लेबर पर। द रीजन फॉर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ इस थ्योरी का मानना है कि एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या सिंगल रीजन है किसी इकोनॉमी में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का, वो होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली क्या है? वो है स्पेशलाइजेशन किसी एक एक्टिविटी में। आज के टाइम में हम देखते हैं कि ये बहुत प्रमोट किया जाता है कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जो लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट हैं, उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन करना चाहिए, और एक पर्टिकुलर मार्केट या पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का प्रोडक्शन करे। इसके बजाय स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, जिससे कहा जाता है कि एक्सचेंजेस को प्रमोट करा जाता है कि एक्सचेंजेस होने चाहिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन के बाद में। तो यहाँ ये रियल जो न्यू क्लासिकल बिजनेस साइकिल थ्योरी है, इसका बिलीफ है कि यही जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन बनता है। क्योंकि जब मार्केट में एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के जो
जो चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और उस पर्टिकुलर स्किल को रखने वाले लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वहां से। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं बुक में कि लग्जरी कार्स है, उनकी डिमांड अफेक्ट होती है प्राइस ऑफ ऑयल से। अगर ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो लग्जरी सेडान्स जो हैं उनकी क्या होती है, उनकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है। तो जैसे लिमोजीन है, लिमोजीन कार है, उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा था सप्लाई शॉक, जिसमें सपोज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई ऑल ऑफ ए सडन कम हो गई, मार्केट में उनके प्राइसेस जो है बढ़ गए हैं, तो सप्लाई शॉक के कारण क्या हुआ, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो डिमांड फॉर लग्जरी सेडान्स क्या होगा, वो रिड्यूस हो गई है। तो अब क्या हुआ, जो इनके प्रोड्यूसर्स थे, किनके प्रोड्यूसर, लग्जरी सेडान्स के जो प्रोड्यूसर हैं, उनका क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्यों अनएम्प्लॉयड हुए वो, उनकी जैसी स्किल्स उनके पास है, जैसी नॉलेज उनके पास में है, ऐसे नॉलेज की अब नीड कम हो गई है मार्केट में। तो एन इकोनॉमी विद अ डिवीजन ऑफ लेबर an economy with a division of labor into specialist will face the phenomena of unemployment। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये इस थ्योरी का बिलीफ है। द मोर एलेबोरेट द डिविजन ऑफ लेबर, द ग्रेटर विल बी द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ रेस्पॉन्स टू शॉक्स। तो यानी अगर शॉक्स होंगे, जैसे मैंने अभी प्राइस शॉक की एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो ऐसे अगर शॉक्स होंगे तो जितना ज्यादा इकोनॉमी में डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन इकोनॉमी में होगा, उतने ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वहां पे केसेस होंगे। Now, business cycle is inseparably linked with trade and फाइनेंशियल ओपननेस। तो ट्रेड और फाइनेंशियल ओपननेस का केस यहाँ क्यों आता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इकोनॉमीज को फाइनेंशियल ओपननेस और ट्रेड प्रमोट करना चाहिए। यानी कि जो लिबरल आइडियाज हैं इकोनॉमी में, उसमें कहा जाता है कि न्यू लिबरल आइडियाज में कि देयर शुड बी स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इन प्रोडक्शन, और साथ में ट्रेड होना चाहिए कि हर इकोनॉमी उन चीजों का प्रोडक्शन करे जिसमें वो स्पेशलाइज करती है, और फिर वो ट्रेड करे, एक्सचेंज करे चीजों को। तो सेल्फ सफिशिएंसी जो है इकोनॉमी में, उसको यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है इस थ्योरी में, लिबरल आइडियाज में। और ये जो ट्रेड और स्पेशलाइजेशन का जो आइडिया है, यही न्यू क्लासिकल बिजनेस साइकिल थ्योरी में दिस इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस रिलेशनशिप इज एग्जाम्पलीफाइड इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली उनमें स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता है विद कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाई प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी हाई होती है और वहाँ स्पेशलाइजेशन होता है, एक्सपर्टीज होती है, इंडिविजुअल्स की अपनी इंडिविजुअल स्किल्स होती हैं, और उन स्किल्स के बेसिस पे वो एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करते हैं। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में इसीलिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। जब जब शॉक्स आएंगे तो वो हाईली अफेक्टेड होती हैं। न्यू क्लासिकल इकोनॉमी, अब इसमें कैसे काम होता है, न्यू इसमें न्यू क्लासिकल, बेसिकली इस इकोनॉमी के फंक्शंस क्या है। देयर आर मैनी एजेंट्स इन द इकोनॉमी, इसका स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देयर आर मैनी एजेंट्स इन द इकोनॉमी, ईच इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस अ पेरिशेबल गुड कॉल्ड कॉर्न, और ये ड्यूरेबल गुड है ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने ये अज्यूम कर लिया कि देयर आर मैनी एजेंट्स, और हर एजेंट जो है वो दो तरह के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। या तो वो पेरिशेबल गुड को प्रोड्यूस कर सकता है, कॉर्न को या ट्रैक्टर्स को, या दोनों को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रैक्टर का है इंडिविजिबल है, उसको हम पार्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, पार्टली यूज नहीं कर सकते। ईच ड्राइवर कैन ड्राइव ओनली वन ट्रैक्टर एज ए कैपिटल इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो एक ड्राइवर एक ही ट्रैक्टर को यूज कर सकता है फूड के प्रोडक्शन में, यानी कॉर्न के प्रोडक्शन में। और ईच जॉब क्या है, उसकी अपनी स्पेसिफिक स्किल्स हैं। टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट इनकर होती हैं अगर शिफ्ट होना है कॉर्न के प्रोडक्शन पे से ट्रैक्टर के प्रोडक्शन पे। अगर शिफ्ट होना है तो दो तरह की कॉस्ट इनकर होती हैं। पहली है ऑब्सोलेसेंस ऑफ नॉलेज। जब कोई अगर ट्रैक्टर प्रोड्यूस करता है
क्या करता है, वो ट्रैक्टर प्रोड्यूस करता है तो उसकी अपनी स्पेसिफिक स्किल्स हैं, उसकी टेक्निकल नॉलेज है, उसकी टेक्निकल नो हाउ जिसे कहते हैं। अगर वो ट्रैक्टर के प्रोडक्शन से कौन के प्रोडक्शन पे शिफ्ट होता है, यहाँ से इधर शिफ्ट होता है, तो ट्रैक्टर प्रोड्यूस करने की जो उसकी नॉलेज है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो मेमोरीज जो है वो डीके हो जाएंगी, मेमोरीज लॉस हो जाएगी, नॉलेज जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा दूसरी कॉस्ट जो है वो एंट्री कॉस्ट। जब उसे कौन के प्रोडक्शन में एंटर करना है तो वहां एंट्री कॉस्ट है, उसको कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी जो कौन के प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो उसको ट्रैक्टर प्रोड्यूसर को कौन प्रोड्यूसर बनने के लिए ये एंट्री कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यानी कि जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, स्किल्स या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज की जरूरत है, ये रिक्वायर्ड होंगी। और ये वाइस वर्स है, यानी उल्टा भी, अगर कौन प्रोड्यूसर को ट्रैक्टर प्रोड्यूसर बनना है तो उस केस में भी उसको पर्टिकुलर कोई एजुकेशन चाहिए होगी, एक पर्टिकुलर टाइप की स्किल्स उसको लर्न करनी होगी, उसको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होगी। तो एंट्री कॉस्ट है बेसिकली दोनों ही तरह के प्रोडक्शन में। ट्रैक्टर हैज लाइफ ऑफ 2 years, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि जो एग्जांपल हम देंगे अभी उसमें 2 years यानी 2 साइकिल्स होंगी बेसिकली। और ईच इंडिविजुअल्स यूटिलिटी फंक्शन जो है वो डिफाइंड है कंजम्पशन के द्वारा, और उसको हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूटिलिटी पर। नाउ अब इसमें 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास टू गुड्स हैं, बेसिकली 2 गुड्स क्या है, ट्रैक्टर, और दूसरा है हमारे पास में कॉर्न। तो या तो लोग जो है दोनों को थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करें, या लोग कुछ लोग सिर्फ ट्रैक्टर प्रोड्यूस करें, कुछ लोग सिर्फ कॉर्न प्रोड्यूस करें। और तीसरा केस ये हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ एक चीज प्रोड्यूस करें और कुछ लोग दोनों चीज प्रोड्यूस करें थोड़ी थोड़ी। तो उसी तरह के 3 पॉसिबल यहाँ पे आउटकम्स हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहला है ओटर की। ओटर की बेसिकली ओटर की होता है सेल्फ सफिशिएंसी। ओटर की होता है सेल्फ सफिशिएंसी, सफिशिएंसी। तो सेल्फ सफिशिएंट है, इसमें कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये इकोनॉमी जो होगी बेसिकली ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होगी और एक्सपोज नहीं होगी ये एक्सटर्नल शॉक से। तो अगर किसी पर्टिकुलर आइलैंड पे सपोज प्रोडक्शन हो रहा था, तो वो आइलैंड अपने आप में सारा प्रोडक्शन खुद करता है, उसका ट्रेड नहीं है किसी के साथ। तो यहाँ पे इकोनॉमी स्पेशलाइज नहीं कर रही है कि वो सिर्फ ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है और कौन दूसरी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है और वो फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये इकोनॉमी क्या है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। इसमें क्या होगा, ईच इंडिविजुअल डिवाइड्स इज टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग अ ट्रैक्टर। तो हर इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल होंगे, वो अपना कुछ टाइम में तो ट्रैक्टर प्रोड्यूस करेगा और कुछ टाइम में क्या करेगा, यूजिंग इट टू प्रोड्यूस फूड इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में क्या करेगा, इंडिविजुअल अपना टाइम डिवाइड करेंगे ट्रैक्टर प्रोड्यूस करने में और फूड प्रोड्यूस करने में। और क्योंकि ट्रैक्टर तो पहले ही ईयर में प्रोड्यूस हो गया, तो सेकेंड ईयर में वो क्या करेंगे, अपना सारा टाइम स्पेंड करेंगे इस पे, फूड के प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट करेंगे सारा का सारा टाइम। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोई साइकिल्स नहीं है, साइकिल फ्री है ये सिस्टम जो है। तो और ऐसी इकोनॉमी में स्मिथियन गेन्स जो है वो बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो मिलते हैं वो नहीं मिल पाए। क्यों, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हुआ ही नहीं। जितने इंडिविजुअल्स हैं सारे के सारे फर्स्ट ईयर में दोनों चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रैक्टर भी और कॉर्न भी। और सेकेंड ईयर में सारे के सारे कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन कहाँ हुआ, स्पेशलाइजेशन तब होता जब कुछ इंडिविजुअल्स सिर्फ ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रहे होते और कुछ कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे होते और फिर वो एक्सचेंज कर रहे होते आपस में एक दूसरे के साथ। तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, जो स्पेशलाइजेशन की वजह से जो गेन्स अचीव होते हैं स्मिथियन थियोरी में, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब सेकंड देखिए, फुल डिवीजन ऑफ लेबर, ये बिल्कुल उसका एक्सट्रीम ऑपोजिट है। यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ फूड प्रोड्यूस करेंगे और कुछ लोग सिर्फ ट्रैक्टर प्रोड्यूस करेंगे। तो तब क्या होगा, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्रैक्टर्स। प्रोफेशनल ड्राइव ट्रैक्टर्स टू प्रोड्यूस फूड, और प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में तो वो ट्रैक्टर प्रोड्यूस करते हैं और सेकंड ईयर में वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वो फूड कंज्यूम करते हैं सेकंड ईयर में, और कुछ नहीं करते हैं। और जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं वो दोनों साल फूड प्रोड्यूस करते हैं। ट्रैक्टर को अपने सेल आउट कर देते हैं सेकंड ईयर में, ट्रैक्टर प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ईयर में ही उसको सेल आउट कर दिया और सेकंड ईयर में वो फ्री बैठे हैं। टोटल आउटपुट इन द फर्स्ट ईयर इज हायर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ,
फूड भी प्रोड्यूस हुआ और ट्रैक्टर भी प्रोड्यूस हुआ। लेकिन सेकंड ईयर में क्या हुआ, फूड तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन ट्रैक्टर प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में हायर है। देयर इज बिजनेस साइकिल ऑफ 2 ईयर्स, तो यहाँ 2 ईयर्स की बिजनेस साइकिल हो गई कि पहला साल दोनों चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा साल एक का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर थर्ड ईयर फिर एक का, थर्ड ईयर फिर दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि ओड इवन का हो जाएगा बेसिकली। ओड इवन जैसे आप सुनते हैं ना, बड़ी पॉपुलर टर्म है ओड इवन। ओड में क्या है, दोनों चीज का प्रोडक्शन हुआ करेगा, और इवन में एक चीज का प्रोडक्शन हुआ करेगा हर बार। चाहे अब हम देख सकते हैं, यानी फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर, सेवंथ ईयर, नाइन्थ ईयर, इन ईयर्स में दोनों चीज का प्रोडक्शन होगा, ट्रैक्टर भी प्रोड्यूस होगा, फूड भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन इवन ईयर्स में, यानी सेकंड ईयर में, फोर्थ ईयर में, सिक्स ईयर में, एट्थ ईयर में, टेंथ ईयर में, इस तरीके से इनमें सिर्फ फूड का प्रोडक्शन होगा, ओनली वन प्रोडक्शन, और ट्रैक्टर का प्रोडक्शन नहीं होगा। ट्रैक्टर प्रोड्यूसर्स इन सारे ईयर्स में अनएम्प्लॉयड होंगे। तो यहाँ साइकिल क्रिएट होगी एक बेसिकली। और सच एन इकोनॉमी फुल्ली गार्नर स्मिथियन गेन्स, क्योंकि यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, इससे स्मिथियन गेन्स जो है अचीव हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, इस तरह की इकोनॉमी में यहाँ जरूरत पड़ेगी कि कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हो। भाई अगर फर्स्ट ईयर में दोनों चीज का प्रोडक्शन हो गया, ट्रैक्टर का हो गया प्लस फूड, सेकेंड ईयर में ओनली फूड, ये ईयर वन और ये ईयर टू। अब हो क्या रहा है, ये ट्रैक्टर प्रोड्यूसर जो है ये फर्स्ट ईयर में अपना ट्रैक्टर सेल आउट कर देंगे, सेकंड ईयर में इनके पास में मनी अवेलेबल होगा, तभी तो फूड ये परचेज कर पाएंगे ना। और यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज भी तब पॉसिबल है ट्रैक्टर और फूड प्रोड्यूसर्स का, जब यहाँ मतलब बार्टर एक्सचेंज तो तब पॉसिबल होगा ना जब यहाँ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो, यानी फूड प्रोड्यूसर्स को ट्रैक्टर चाहिए और ट्रैक्टर प्रोड्यूसर्स को फूड चाहिए, तभी पॉसिबल होगा ना। अगर फूड प्रोड्यूसर्स ट्रैक्टर परचेज करना ही ना चाहें, तो फिर ट्रैक्टर प्रोड्यूसर्स फूड परचेज कर ही नहीं पाएंगे एक्सचेंज में, क्योंकि फूड प्रोड्यूसर तो एक्सचेंज करना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, फार्मर सेल फूड बट डू नॉट परचेज गुड्स इन इवन ईयर्स, यानी सेकंड फोर्थ सिक्स ईयर्स में, इन ईयर्स में वो फूड तो सेल करते हैं, बेचते हैं, किसको, ट्रैक्टर प्रोड्यूसर्स को, लेकिन कोई गुड्स वो परचेज नहीं करते सेकंड फोर्थ और सिक्स ईयर, ऐसे इवन ईयर्स में, क्योंकि उन्होंने ट्रैक्टर तो किस में परचेज कर लिया, उन्होंने ओड ईयर्स में ही खरीद लिया, फर्स्ट ईयर में ट्रैक्टर परचेज कर लिया था। नाउ ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो बाय फूड बट डू नॉट सेल गुड इन इवन ईयर्स। तो यानी कि ये जो सेकंड ईयर है इसमें ये फूड तो सेल कर रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर परचेज नहीं कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर परचेज, ओ सॉरी, फूड परचेज तो करना चाहते हैं लेकिन ट्रैक्टर है ही नहीं इनके पास में, कुछ सेल नहीं कर रहे, तो फिर एक्सचेंज होगा किस बात का यहाँ पे। तो ऐसे में बार्टर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्यूअल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉट्स नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे क्या सेविंग्स कर सकते हैं, फूड तो पेरिशेबल गुड है, तो वो सेविंग भी नहीं हो पॉसिबल है यहाँ पे। तो ऐसे में सॉल्यूशन है कि कोई एक ऐसी एंटिटी आए जो पेपर रिसीप्ट्स, बेसिकली पेपर प्रिंट पीसीज ऑफ पेपर, यानी पेपर रिसीप्ट्स को प्रिंट करे, और वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए कि फूड सेलर उनको परचेज, उनको जो है एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो ट्रैक्टर प्रोड्यूसर से, तभी यहाँ पे कुछ पॉसिबल है एक्सचेंज। या फिर एंट्री हो बैंक की, बैंक यहाँ पे एंटर करे, तो तब ये एक इंटरमीडियरी का काम करेगा। तो यहाँ मनी की एंट्री जो है वो एसेंशियल हो जाती है। अब देख लेते हैं थर्ड फॉर्म, जहां पे पार्शियल डिवीजन ऑफ लेबर होता है। पार्शियल डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैक्टर्स मूव टू प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द सेकंड ईयर। तो ये सेकंड ईयर में अनएम्प्लॉयड नहीं है, ये वहां पे फूड का प्रोडक्शन करने लग जाते हैं। पिछली बार वो क्या थे, वो फर्स्ट ईयर में तो ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रहे थे, सेकंड ईयर में अनएम्प्लॉयड थे। फार्मर्स आर कंप्लीटली स्पेशलाइज, फार्मर तो फार्मर ही है, वो सिर्फ फूड का प्रोडक्शन कर रहा है ईयर वन में भी और ईयर टू में भी, and can reap those economies whereas producers of tractors are not. There is no unemployment because of division of labor. तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पार्शियल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। वहां क्या था सेकंड वाले में, वहां थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट था। सेकंड ईयर में वहां ट्रैक्टर ड्राइवर्स जो, ट्रैक्टर प्रोड्यूसर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन यहाँ अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो डिवीजन ऑफ लेबर पार्शियल है। अब लास्ट बात इस वीडियो की वो है कि एलिमेंट्स क्या हैं ऐसे जो इन साइकिल्स को हाईलाइट करते हैं, इनको ज्यादा एक्सेंचुएट कर देते हैं, इनको बढ़ा देते हैं। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी वजह से साइकिल्स ये हाईलाइट होती हैं। तो सबसे पहला डिवीजन ऑफ लेबर, इस पे काफी डिस्कशन हो चुका है कि डिवीजन ऑफ लेबर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा साइकिल्स होंगी, उतना ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा।
सेकंड है ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स। ड्यूरेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जैसे ट्रैक्टर है वो ड्यूरेबल गुड है, अगर गुड्स की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी तो ऐसे में जो साइकिल्स हैं वो ज्यादा होगी, ज्यादा विजिबल होंगी, एक्सेंचुएटेड होंगी। इनकम शेयर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा हो अगर, या फिर कॉस्ट ऑफ मूविंग बिटवीन जॉब्स। कॉस्ट ऑफ मूविंग बिटवीन जॉब्स में हमने दो चीज बताई थी, याद हो अगर आपको। तो एक तो था कि एंट्री कॉस्ट थी। एंट्री कॉस्ट में क्या था कि किसी भी बिजनेस को एंटर करने के लिए उससे रिलेटेड स्किल्स और एजुकेशन की जरूरत होती है। और अ, दूसरा था कि लॉस ऑफ नॉलेज, लॉस लॉस ऑफ नॉलेज होता है। लॉस ऑफ नॉलेज बेसिकली क्या है, डीके ऑफ नॉलेज हम जिसे कह देते हैं। ऑब्सोलेसेंस वर्ड यूज किया था हमने, वहां पे क्या किया था वर्ड, ऑब्सोलेसेंस हमने वर्ड यूज किया था, यानी कि ये हमारी जो नॉलेज है वो क्षीण होने लगती है, वो खोने लगती है। तो ये इस तरह के फैक्टर्स हैं कुछ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर ज्यादा हो, डिग्री ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली क्या है, ये स्किल्स को तो इंप्रूव कर रहा है ना। अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो लर्निंग बाय डूइंग से होती है, जितनी बार आप उसे डूइंग करते हैं, जितनी बार काम करते हैं, उतनी बार आप लर्न करते हैं, तो आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, लेवल ऑफ स्किल्स जो है हर बार इंप्रूव होता चला जाता है। तो वो डिग्री ऑफ लर्निंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, साइकिल्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू टीच यू इन दिस वीडियो। थैंक यू।